बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पीरा फोर्स पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है। ये क्या है, इसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट ने कानून बनाया है वो क्या है और कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले रही हैं, और इसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, और जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है कि वो क्यों बनाया गया है और गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है। और इसमें जो बुनियादी तौर पर 5 कवानीन ऐड किए गए हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है और पंजाब होल्डिंग एक्ट है। इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर ये है कि ये एक थाने की तरह एक स्टेशन बनाया गया है जिसको एनफोर्समेंट स्टेशन बोलते हैं, और ये हर तहसील के अंदर होगा। इसके अंदर प्रॉपर स्टाफ होगा जिसमें जो इंचार्ज होगा वो SDEO होगा, और उनके साथ जो वेल क्वालिफाइड स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम होगी, और उनके साथ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, और साथ प्रॉपर स्टाफ होगा, स्क्वाड होगा। तो इसमें जो बुनियादी कवानीन है और बुनियादी जो मकसद है इस पीरा फोर्स को बनाने का, वो सबसे पहले यह है कि स्टेट प्रॉपर्टी को रिकवर करना, और स्टेट प्रॉपर्टी को रिकवर करने के साथ साथ इसका जो विजन और मिशन है वो ई गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए है, और इसीलिए ये ज़िली इंतज़ामिया के अंडर में और सुपरविजन में रखा गया है। और इसमें जो बुनियादी 5 कवानीन है इनके साथ साथ मज़ीद भी इनका कुछ प्रोसीजर है, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और वक्त के साथ इसमें कुछ और भी कवानीन बहुत जल्द आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेट प्रॉपर्टी है उसमें यह है कि जितनी भी लीज़ के ऊपर जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है एग्रीमेंट्स की, या जिनके जो अलॉटमेंट दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो स्टेट प्रॉपर्टी जितनी भी है वो ये पीरा फोर्स के थ्रू उसको रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा जो इसके अंदर इंक्रोचमेंट हैं, इंक्रोचमेंट 2 तरह की है, एक मूवेबल है और एक इमूवेबल है, दोनों को ख़त्म किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल, जो बुनियादी चीज़ों के ऊपर प्राइस है उनको कंट्रोल किया जाएगा। और इनमें पीरा को क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं, ये इख्तियारात इनके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा ये है कि जो रेमेडीज़ हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कोई स्टे लेना है, कोई आपने इंटरम रिलीफ लेना है, कोई आपने अपील करनी है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, या अथॉरिटीज़ के पास आएंगे। तो यह मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म है पब्लिक न्यूइसेंस की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें यह है कि वायलेशंस को 2 तरह में कैटेगराइज़ किया गया है। एक तो वायलेशंस वो हैं जो शेड्यूल लॉ का हिस्सा है जिसमें क्लियरली बताया गया है, और उनमें क्या है कि एक तो स्टेट प्रॉपर्टी को रिकवर करना, और कि उसके अंदर अगर किसी की लीज़ का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, या किसी का जो स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का रेंट है, या किसी किस्म का उन्होंने कोई आपको अलॉट किया है तो उसका पीरियड ख़त्म हो गया है, तो वो आपसे रिकवर करेंगे। प्राइस कंट्रोल में ये है कि जितनी भी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। और इसके अलावा जो होल्डिंग एक्ट है कि अगर कोई नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी होल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये एक बिल्कुल सेपरेट मामला है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, कैसे एक्शंस लिया जाएगा, प्लानिंग और जो पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर वो किस तरह की है, होल्डिंग कहते किसको हैं। अच्छा, उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू के साथ इनका एक बिल लाइजोन है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ही रिक्वेजिशन आ रही हैं कि कोई एक्शंस लेना है, तो फिर वो बताते हैं, डिसीजन उनका होता है। और इसके अलावा उस डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत है इसमें, चूँकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब इंक्रोचमेंट होगी तो उसके ऊपर उन्होंने ही रिपोर्ट्स करनी है, तो इसलिए उनके साथ एक लाइजोन है। और चूँकि ज़िली इंतज़ामिया का भी इसके अंदर सुपरविजन है, और इसलिए वो सब का एक कनेक्शन है। अच्छा, मैं पब्लिक न्यूइसेंस में जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि वो सिर्फ़ एक डेफिनेशन या अल्फाज हैं जिनके अंदर जो भी आएगा वो इंक्लूड होगा। उसमें कहा गया कि ये कॉमन इंजरी, डेंजर, या कोई पब्लिक अनोयंस,
क्रिएट होती है, किसी किस्म का कोई लोगों को इससे परेशानी पैदा होती है कि वो अपना पब्लिक राइट को यूज़ करने के लिए उनको हो, तो वो भी इनके अंदर इंक्लूड होगा। उसके ऊपर कौन कौन सी FIRs होती हैं, कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे, ये वक्त बताएगा। अच्छा, मैं तरीक़ाकार को बताता हूँ कि तरीक़ाकार इनका क्या है। इनका तरीक़ाकार ये है कि जब भी कोई इस तरह की वायलेशन होती है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वहाँ पे विज़िट करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कोई पब्लिक न्यूइसेंस हो रही है या इधर कोई वायलेशन हो रही है शेड्यूल लॉ के तहत, तो वो उनको रोकता है। वो रोकेगा कैसे? एक रिटन ऑर्डर देगा, EPO जिसको बोलते हैं। EPO का मतलब है इन्फोर्समेंट प्रोहिबिशन ऑर्डर। ये ऑर्डर देगा और ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होगा कि डिटेल क्या है उनकी वायलेशन की, और उनके साथ रीजंस भी बताई जाएंगी, और इसके अलावा फ़ाइन के हवाले से भी बात की जाएगी कि अगर आप इसके ऊपर नहीं रोकते तो आपको इतना जुर्माना किया जाएगा। अब आपने उस EPO को चैलेंज अगर करना है तो आप हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। हेयरिंग ऑफिसर के पास 15 दिन के अंदर आप एक दरख्वास्त देंगे। उस दरख्वास्त के अंदर हेयरिंग ऑफिसर ने डिसाइड करना है कि आपका जो उन्होंने कोई ज़ब्त कर लिया है या उसके ऊपर जुर्माना कर दिया है या कोई एक्शन इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कर दिया है, तो उसकी फेट को हेयरिंग ऑफिसर ने डिसाइड करना है। हेयरिंग ऑफिसर ने आपको इंटरम रिलीफ देना है। इंटरम रिलीफ आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। इंटरम रिलीफ के लिए आपको हेयरिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। और उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर का ने एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर फ़ैसला करना है आपकी रिप्रेजेंटेशन का। वो आपके स्टे ऑर्डर को बार बार चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो ही कैन नॉट रिस्टोर स्टेटस को एंटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। उसके फ़ैसले को चैलेंज करने के लिए आपने डिप्टी कमिश्नर के पास आना है। डिप्टी कमिश्नर के पास अपील करनी है, चाहे वो कोई इंटरम रिलीफ में कोई स्टे ऑर्डर के ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया है, चाहे उन्होंने आपकी रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने आपको प्रेस्क्राइब लिमिट्स के टाइम के अंदर आपका फ़ैसला करना है, और उसकी आपने सेकंड अपील अगर आप अग्रीव्ड हैं तो सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते किसी भी ऑर्डर के लिए। सेशन कोर्ट में आपने इनके थ्रू होकर जाना है। अच्छा, एक इसमें यह है कि आपने जब EPO को चैलेंज करना है तो EPO में अगर आपके अगेंस्ट फैसला आता है तो उस फैसले को एब्सोल्यूट ऑर्डर कहते हैं। अब मैं रिमूवल ऑर्डर के ऊपर बात करता हूँ कि रिमूवल ऑर्डर क्या है। रिमूवल ऑर्डर दो तरह का है। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है कि अगर किसी की ऐसी चीज़ है जिसको हरकत आप दे सकते हैं, मूव हो सकती है, और जो फिक्स नहीं है ज़मीन के साथ, वो चीज़ों में रिमूवल ऑर्डर आपको दिया जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपको देगा और इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपके पास इंस्पेक्ट करेगा और आपको कहेगा कि इन चीज़ों को रिमूव कर दे। लेकिन अगर वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल से मुराद ये है कि कोई ज़मीन है जिसके ऊपर आपने कोई वायलेशन की हुई है, इंक्रोच किया हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसके लिए वो आपके पास जाएगा, आपके पास जाके इंस्पेक्ट करेगा, आपके बयानात लेगा, और आपको बयानात लेने के बाद वो हेयरिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर देगा। वो खुद एक्शन नहीं लेगा, खुद पैराफोर्स वाले आपके इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से एक्शन नहीं लेंगे। हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा और हेयरिंग ऑफिसर उसके ऊपर अगर वो बनता है तो रिमूवल ऑर्डर देगा। उसकी कंप्लायंस में वो आपके पास आएंगे और उसको आपको टाइम दिया जाएगा कि इसको रिमूव खुद कर दें, वगरना वो खुद रिमूव कर देंगे, इन्फोर्स कर देंगे, और उस इन्फोर्समेंट की कॉस्ट भी आपके ऊपर डाली जाएगी और उसको रिकवर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू किया जाएगा। अच्छा, FIR के हवाले से बात कर लेते हैं। FIR में सेक्शन 44 के अंदर चंद एक ऑफेंसेस बताए गए हैं कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते, फ़ाइन नहीं देते, अगर आप उनके किसी भी ऑर्डर की पैरवी नहीं करते तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। FIR के बाद फिर वही प्रोसीजर जो CRPC में बताया गया है 173 की रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो होंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अच्छा, एविडेंस के ऊपर मैं एक बात करता हूँ कि एविडेंस की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी और डिजिटल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब इस फोर्स को दूसरी फोर्सेस से इसलिए डिफरेंट कहा गया है कि इसमें सबके पास बॉडी कैमराज होंगे और बॉडी कैमराज के जब भी कोई ऑफेंस होता नज़र आएगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसको एक एविडेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसके साथ इसकी 173 की रिपोर्ट सबमिट होगी बिफोर मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट के पास इसका ट्रायल होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी वीडियो को देखा। आपको मेरा मकसद यही था कि मैं मुख्तसरन इसका एक इंट्रोडक्टरी जो आउटलुक है वो आपको बताऊं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।